हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा फिट और हेल्दी होंगे। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर द्विघात समीकरण। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप इससे संबंधित चैप्टर्स को पढ़े हो, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को एक नए जोश के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए सफर में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए समझते हैं आज के इस चैप्टर को। बच्चों हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। सबसे पहले यह समझना होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा द्विघात समीकरण को बहुत अच्छे से थोरोली समझने के लिए आपको दो चीज का ज्ञान होना होगा। सबसे पहला है अचर पद और एक पढ़ना पड़ेगा चर पद। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अचर को कहते हैं कांस्टेंट और चर को कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बताएं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अचर का मतलब होता है ना जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, जबकि चर का मतलब होता है जिसका वैल्यू चलते रहता है, बदलते रहता है। जैसे सर, जैसे बताओ ना। चर का मतलब होता है जैसे कि ए से लेकर जेड तक आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग अपने मैथमेटिक्स में मान लेते हैं। जैसे एक्स का मान कभी 5 हो सकता है, कभी 7 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है। इसका वैल्यू बदलते रहता है। के का मान कुछ हो सकता है, एल का मान कुछ हो सकता है, एम का मान कुछ अलग अलग हो सकता है। ये फिक्स नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें कोई काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1 से लेकर के आप जितना भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ये सारे नंबर बच्चों आज भी 5 पढ़े जाते हैं और आने वाले 5 सालों के बाद भी, 10 सालों के बाद भी हमेशा के लिए ये 5 ही पढ़े जाएंगे। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो एक हो गया चर, एक हो गया अचर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि इन दोनों के मिलाने से ही टर्म बनता है, मतलब पद बनता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जैसे कि 2x ये एक पद बन गया है, वैसे ही 3x + 5 ये द्विपद कहलाता है। इस तरह से हमने पहले भी पढ़ा है। आज के जो क्लास में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये है आपका घात। क्या रहने वाला है? घात। तो सबसे पहले समझो कि घात क्या होता है। घात क्या होता है सर? तो घात जो होता है ना, ये मैक्सिमम पावर को कहते हैं। किसी भी गणितीय व्यंजक के जो मैक्सिमम जो पावर होता है, मैक्सिमम घात होता है, इसी को हम लोग घात बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या कह देंगे? तो घात कह देंगे। अब ये एग्जाम्पल से ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है 2x + 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x² + 3x - 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x का पावर 3 - 3x² + 9x + 3। ऐसा हमारे सामने कुछ कुछ व्यंजक आपको दिख रहे होंगे। बच्चों सबसे पहले समझो कि इसका घात क्या है। तो घात का मतलब क्या होता है सर? तो मैक्सिमम पावर। अच्छा, ये मैक्सिमम पावर किसके ऊपर होना चाहिए? तो जो चर पद का इस्तेमाल किया गया है, जिस चर पद का इस्तेमाल किया गया है, उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो यदि हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़े तो इस x के ऊपर मैक्सिमम जो पावर यूज हुआ है वो 1 यूज हुआ है। इसका मतलब जो इसका घात बनने वाला है ना, ये 1 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 1 बनने वाला है। इसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर है ये 2 बनने वाला है। इसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर है ये 3 बनने वाला है। तो बच्चों यदि किसी के जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो उसे हम लोग कह देते हैं त्रिघात। क्या कहते हैं? तो त्रिघात। यदि वो 2 है तो हम उसे कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं? द्विघात। और यदि वो मैक्सिमम पावर 1 हुआ तो उसे हम लोग कह देंगे रैखिक। क्या कहेंगे? रैखिक। तो आप लोगों ने 3rd चैप्टर में ही पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब उन दोनों चरों में जो पावर होगा वो एक ही होगा। ऐसा आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ रखा होगा। इस तरीके से हमारे पास आया एक रैखिक, एक द्विघात और एक त्रिघात। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से बेस्ड रहने वाला है इसके ऊपर। किसके ऊपर? इसके ऊपर। मतलब हमारा द्विघात क्या है? तो द्विघात जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब आप कहोगे सर द्विघात समीकरण दिखता कैसे है? तो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है। इसका जो फॉर्मेट होता है ना, देखो इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है, या आप कह सकते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम हिंदी में कह देते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं बच्चों? मानक रूप। तो इसका मानक रूप कैसा होता है? मानक रूप जो होता है ना, आप गौर से कहीं इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर एक चर होता है, इसके ऊपर 2 होना चाहिए।
दूसरा पद में भी एक चर होना चाहिए, तीसरे पद में कोई चर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसके बगल में कोई नंबर को लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहां लिखा 3, यहां लिखा 5, यहां लिखा 6 इज इक्वल टू 0। ये जो भी हमने ये फॉर्मेट लिखा है ना बच्चों, यही है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि लिखने का सही तरीका ये होता है, जहां पर एक्स स्क्वायर के बगल में जो है ना, एक्स स्क्वायर के बगल में जो है ये कहलाता है ए, ये क्या कहलाता है ए, ये क्या कहलाता है बी, ये क्या कहलाएगा सी, और उसको कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फॉर्मेट बनता है ना, ये बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0। ये जो आपके सामने ये आया ना, ये जो व्यंजक आया, ये है आपका मानक रूप किसका? तो ये मानक रूप आपका बन गया द्विघात समीकरण का। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को जानना बहुत जरूरी है। एक बात सोचो कि हमारे सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप सोच के देखो, यदि हम 3 के जगह पे 0 कर दे, जैसे ही हम 3 के जगह पे 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बच गया। अब आप बताओ, क्या ये जो है वो एक्स स्क्वायर नहीं रहने की वजह से क्या ये अब एक द्विघात समीकरण कहला पाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा सर। इसे हम एक द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि आपको बताया गया है द्विघात समीकरण वही होगा जिसका चर के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। फिर ये क्या बन गया? तो आप देख सकते हैं ये एक रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? तो रैखिक समीकरण बन गया। तो इसका पहला कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सर कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तब तक नहीं बनेगा जब तक एक्स स्क्वायर के बगल में कोई ना कोई एक अचर पद होने चाहिए। मतलब ये जो अचर पद है ए के बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये एक द्विघात समीकरण बना नहीं रहेगा। आई होप क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर बी के जगह पे हो सकता है क्या? हाँ, बी के जगह पे हो सकता है। दूसरा कंडीशन यदि आप देखें कि सर बी के जगह पे 0 करो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यदि हम इसको 0 करते हैं ना तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। चलो हटा देते हैं इसको। अब इस केस में क्या हम इसे द्विघात नहीं कह सकते? ऑफ कोर्स कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर जो चर है ना, देखो इसका जो है रूल क्या है कि चर के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होने चाहिए। तो यहां पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण का रूप माना जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह से बहुत अच्छे से आपने सीखा कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मानक रूप कैसे होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। कंडीशन होता है कि ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, बी के जगह पे हो सकता है 0, सी के जगह पे भी हो सकता है 0, क्योंकि उसके वजह से ये अफेक्ट नहीं होगा। और जब ये अफेक्ट नहीं होगा तो ये जो है एक्स का पावर 2 देगा और ये एक द्विघात समीकरण बना रहेगा। आई होप समझ में आ गया। चलो अब बच्चों कुछ समझते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। यहां से हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये द्विघात समीकरण बनता कैसे है। तो चलो हमारा टॉपिक जो होगा अभी वो है कि द्विघात समीकरण बनता कैसे है, बनता कैसे है। इस क्वेश्चन मार्क का हम जवाब ढूंढते हैं। चलो तो सबसे पहले हेडिंग बनाना चाहिए आपको कि ये द्विघात समीकरण बनता कैसे है, इसको हम पहले फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो बच्चों एक चीज अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रख लो। यहां से साइड में एक बात समझते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है जो रैखिक है, एक ऐसा इक्वेशन है जो द्विघात है, एक ऐसा इक्वेशन है जो कि त्रिघात है। यदि आपके सामने ऐसे कुछ रूप आ गए जिसमें एक रैखिक है, एक द्विघात है, एक त्रिघात है, तो याद रखना जिसके घातों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, जिसके घातों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उसके उतने हल होते हैं। हल क्या होता है सर? तो x का मान होता है। x के उतने मान को हम यहां रखेंगे तो वैल्यू को 0 कर देगा, वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब इस केस में x का एक ही मान आपके सामने मिलेगा, तो इसके हल कितने हो सकते हैं? इसके एक ही हल होंगे जो इसको 0 कर सकता है। अब वो कैसे करेगा? देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x का मान -2 आएगा। इस -2 को यहां रखोगे ना तो -2 प्लस 2 कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो हल आए ना, ये जो -2 आया वो x का एक वैल्यू था, मतलब एक ही हल है, वो है -2, है ना। इसका मतलब एक रेखी का एक हल हो सकता है, द्विघात समीकरण के 2 हल हो सकते हैं, कोई भी 2 हल हो सकते हैं, त्रिघात समीकरण का 3 हल हो सकता है, कोई भी x के 3 मान निकल सकते हैं।
अब आपको साइड से समझना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको बहुत दिक्कत होगा। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। आपने अभी सीखा कि द्विघात समीकरण के दो वैल्यू होंगे। दो कैसे वैल्यू होंगे? x के दो वैल्यू होंगे। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि एक x का मान 2 है और एक x का मान 3 है ना। यदि ऐसा हुआ x के दो मान है, अब आप क्या करो, इसको इधर ले आओ। तो आपको नहीं लगता ये माइनस में आ जाएगा इधर? क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये इधर प्लस में, सॉरी ये भी माइनस में आ जाएगा? इस तरीके से ये दो अलग अलग रूप हमारे सामने मिल गए x के ही मान से। इसको आपस में गुना करो तो बनेगा एक्स स्क्वायर, ये इसमें गुना होगा तो हो जाएगा -3x, ये इसमें गुना हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +6। ये आप गुना आप जानते होंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 -2 माइनस में 5x और लास्ट में 6। बच्चों आपको नहीं लगता कि ये जो तैयार हुआ है हमारे सामने इक्वेशन, यही एक द्विघात समीकरण है? यही क्या है बच्चों? तो ये एक द्विघात समीकरण का रूप आ रहा है। हालांकि समीकरण में =0 भी होना चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना, इन्हीं दोनों से हमने तैयार किया। मतलब x के कितने मान थे? x के 2 मान थे। इस 2 मान के वजह से ही हमने द्विघात समीकरण को रेडी किया है। तो सर क्या आज हमें इसी चैप्टर के बारे में यही पढ़ना है? क्या हम यही सीखने वाले हैं कि दो वैल्यू से हम कैसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं? नहीं बच्चों, आज आपको यह सीखना है कि आपको दो वैल्यू से एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा और इसको खंड खंड करके आपको इसके मान निकालने होंगे, आपको इसके मूल निकालने होंगे। जैसे कि द्विघात बहुपद चैप्टर में आप शून्यक निकालने के लिए सीख रहे थे, एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग द्विघात समीकरण में मूल निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि बिल्कुल एक जैसा प्रोसेस होने वाला है, लेकिन इसके कई तरीके होंगे। अब आप बोलोगे सर इसको निकालने के कितने तरीके हम लोग सीखने वाले हैं? तो इसको निकालने के 3 तरीके आप सीखेंगे। सबसे पहले तो आप सीखेंगे सबसे सिंपल वाला गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, जो क्लास 9th में भी आप सीखते हैं। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं वो है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके, याद रखना, सुन लो ध्यान से, द्विघाती सूत्र के इस्तेमाल से आप किसी भी तरह के इस तरह के द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, एक और तरीका है, यह है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्या है बच्चों? तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जब तक आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ नहीं आएगा, तब तक चैप्टर में यदि आप आगे बढ़ गए तो आप बीच में फंसोगे। ये होता क्या है, उसको तोड़ने के तरीके क्या है, पहले ये समझना बहुत आवश्यक है, तब जाकर के आप प्रश्नों पर कूदेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसीलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं कि आप पहले इन सभी चीजों को समझिए। पहले बेसिक्स यदि आप जानेंगे तब आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, और इस तरीके से आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इस तरीके से हमारा परिचय वाला सेक्शन एकदम कंप्लीट है। अब हम लोग बिल्कुल रेडी है कि हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को और देखते हैं कि क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। तो बच्चों ये रहा आपके सामने सबसे पहला प्रश्न। देखो, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं सॉल्व करें, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग थोड़ा बाद में सॉल्व करते हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एनसीईआरटी क्वेश्चन का। लिखा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x - 3। जांच करिए कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आप जानते हैं हमारे पास ये है x - 2 का होल स्क्वायर है, तो आप a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो। फॉर्मूला होता है, इसको a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a के जगह पे x है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सही है, a के जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो इनटू में 2 कर दो, है ना, 2ab बन गया, प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, इधर है प्लस में 1 और इधर है बराबर में 2x - 3। अब एक काम करते हैं ना, यहां लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस में 2 दूना 4x और प्लस में 2 का वर्ग 4 + 1 = 2x - 3। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर ठीक है, माइनस में 4x, ये जो प्लस में इधर ले आओ तो साथ में माइनस में x के साथ। याद रखना, एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड कमजोर है तो, बाकी बहुत सारे बच्चे आई होप जानते होंगे कि देखो, एक तो होता है जोड़ना, व्यंजकों को आपस में जोड़ना, एक होता है घटाना, एक होता है गुना करना और एक होता है भागा करना। बच्चों एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि जब भी आप जोड़ें
क्या करें, जब भी आप व्यंजकों को जोड़ें तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका समान पद होना चाहिए। समान पद नहीं समझ में आ रहा है, चलो छोड़ो, अपनी ही जाति का होना चाहिए, जाति सेम होना चाहिए। देखो यहां पर भी जाति व्यवस्था चलता है, हाँ बता रहा हूं मैं। 6x प्लस 2x स्क्वायर, ये आपस में जोड़ेंगे क्या, सोचो, क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका जाति है x स्क्वायर, इसका जाति है x, अब तो यहाँ जातिवाद होने वाला है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं जुड़ेंगे जैसे दो जाति अलग अलग जाति वाले आपस में नहीं मिलते, वैसे ही ये दोनों अभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा फिर ये हो जाएगा 7x प्लस 3x। क्या ये दोनों आपस में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि दोनों का जाति मिल गया। अब ये 10x हो सकता है, जुड़ सकता है बच्चों, वो आपस में नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही घटाते समय भी ऐसा होता है, 3x का पावर 3 कर दिया और माइनस में 2x का पावर 2 कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 में से 2 जाएगा 1 और x का पावर 3 में से x का पावर 2 जाएगा तो x का पावर 1 बच जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। घटाते तभी है जब दोनों का जाति आपस में मिल रहा हो। इसका जाति अलग है, इसका जाति अलग है, तो ये दोनों आपस में नहीं घटेंगे। आई होप ये जानते होंगे, बेसिक चीजें हैं। x का पावर x का पावर 2 और यहाँ पे 2x का पावर 2, अब जाति सेम है तो ये दोनों आपस में घटेंगे और बनेगा 1। हालांकि 1 नहीं लिखते, लेकिन हम चलो अभी लिख रहे हैं 1x स्क्वायर, इसको आप x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जोड़ने समय और घटाते समय में जाति का बराबर होना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों गुना और भागा करते समय में इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि दोनों सेम हो। मतलब 3x और 4x स्क्वायर ये आपस में गुना हो जाएंगे, हाँ 4 तिया 12, x का पावर 2 और x का पावर 1, x का पावर 3। वैसे ही भागा जो होता है उसमें भी जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सामने ऐसा है 15x स्क्वायर और भागा 3x, ऐसा यदि है तो 3 पचे 15, 5 बचेगा और x को यदि x स्क्वायर से भागा देंगे तो केवल x बचेगा। तो आपने क्या सीखा कि जोड़ते समय और घटाते समय जाति का बराबर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब देखो क्वेश्चन पे हम रिटर्न आ रहे हैं, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो दोनों जाति वाला सेम हो गया, 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। इधर माइनस से इधर आ जाएगा प्लस में, उधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा सर, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हो जाएगा x स्क्वायर, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो -4 और -2 मिला के -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, 4 और 2 6x, और यहाँ प्लस में 5 और 3 8, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या आप देख सकते हो, क्या इसमें x का जो पावर है, मैक्सिमम जो पावर है, क्या जो घात है ये 2 आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब लिखेंगे चूंकि, लिखना क्या है बच्चों, लिखेंगे चूंकि समीकरण का घात कितना है, 2 है, अतः यह क्या है बच्चों, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस लैंग्वेज को आपको लिख लेना है बहुत अच्छे से। ऐसे यदि आप बोर्ड्स में बना के आते हैं तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बनाया है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसको चेक करो क्या ये द्विघात समीकरण। अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं, है ना। ये अंदर मल्टीप्लाई करो, आप जानते हैं ये यहां भी गुना होगा, ये यहां भी गुना होगा, है ना। जो ब्रैकेट के बाहर में है वो जब घर आएगा अपना तो सभी से मिलेगा ना बच्चों, है ना। आप भी कभी बाहर से अंदर आते हो, मतलब बाहर से घर आते हो, सबसे मिलते हो कि नहीं, बिल्कुल मिलते हैं सर। तो उसी तरह से ये इससे भी मिलेगा, ये इससे भी मिलेगा। x x मिलके हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, x स्क्वायर, और x को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और प्लस में 8 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो इधर दो अलग अलग पद है जिसको आपस में हम गुना करेंगे। देखो गुना करने का एक शॉर्टकट तरीका, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे कौन है, x स्क्वायर, माइनस b के जगह पे तो 2 का स्क्वायर है। अब करो काम, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4। अब आप देखो यदि बीच में इक्वल का साइन हो तो ये से ये वाला पद कट सकता है। कैसे, वैसे भी आप समझो ना, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऐसे भी हम कट सकते हैं। तो यहाँ हो गया x प्लस 8 माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया इसको देख के आप कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहाँ एक लैंग्वेज लिख देना चाहिए कि चूंकि इसका घात, इसका मैक्सिमम जो पावर, इसका घात जो है वो 2 नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा लैंग्वेज आप लिख सकते हैं जैसा हमने पीछे लिखाया है, जैसा कि हमने यहां लिखाया है, इस तरह का लैंग्वेज आपको खुद से बना लेना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन
हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है, ये भी देखो ब्रैकेट के बाहर में तो अंदर आएगा तो इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। x को इससे गुना करो तो x को इससे गुना करेंगे तो बनेगा 2x मिलकर हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये x इससे गुना होगा तो हो जाएगा 3x बराबर में x स्क्वायर प्लस में 1, है ना। अब देखो x स्क्वायर वाली जाति के साथ ही घटेगा, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में 3x, ये इधर आएगा -1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करो 2x स्क्वायर में से यदि एक x स्क्वायर जाता है तो x स्क्वायर ही बचेगा, प्लस में 3x और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका एक और इक्वेशन सामने आ रहा है। अब आप इसको देख के सोचो, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? और है तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे, क्योंकि इस समीकरण का जो घात है ये 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। कितना आसान है, बस ऐसे आपको बना देना है बहुत आराम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच करिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। बस बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इस बार a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। क्या आपको आता है? देखो a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलो इसी फॉर्मूला पे डालते हैं। क्या करना होगा, a प्लस बी, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो जहां a आएगा वहां x यूज करेंगे, जहां b आएगा वहां 2 यूज करेंगे, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब मतलब x का क्यूब। चलो ठीक है सर, प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब, ओहो सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यदि यूज करें तो यहाँ प्लस हर जगह प्लस, है ना, ऐसा हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब ठीक है प्लस b क्यूब, b मतलब क्या 2 का क्यूब, हाँ सर, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 ठीक है, a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और b करेंगे तो 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मतलब x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इधर क्या है इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस का 4, ठीक है ना। चलो कैलकुलेट कर दो, x का पावर 3 प्लस 2 का घन 8 हो जाएगा और 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, सॉरी देखो यहां ध्यान देना, 2 का वर्ग 4 को 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12x और इधर हो जाएगा x का पावर 3 माइनस का 4। बच्चों अभी हमने सीखा कि यदि बीच में बराबर हो तो ये से ये कट सकता है बहुत आराम से। बोलो कटेगा ना? बिल्कुल कटेगा सर। हाँ बचा क्या, देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है ये हम जानते हैं, तो क्यों ना उसे अच्छे तरीके से लिखे, सुसज्जित तरीके से लिखे। शुरुआत में है 6x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म ढूंढो, यहाँ है इसको लिख दो, प्लस में 12x प्लस में 8 और ये इधर से इधर आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या 6x स्क्वायर प्लस में 12x और 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। कितना आराम से हमने इसे बनाया, है ना। अब आपको क्या करना है, यहां से और भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहीं से आपको पता चल रहा है क्या 6 कॉमन निकल सकता था, लेकिन यहीं से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है ये 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्नावली है, लेकिन इससे पहले हम लोग जो एग्जाम्पल छोड़े इसे कंप्लीट करते हैं। चलो तो दूसरे एग्जाम्पल के मदद से हमने ये सीखा कि कौन सा द्विघात समीकरण होता है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो अब लैंग्वेज के प्रश्नों को देखिएगा, जो लैंग्वेज वाली चीजें होती है उसे हम द्विघात समीकरण में कैसे पुट आउट कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले उसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे। बच्चों ये जानना ही नहीं है आपको, अभी आप दूसरे वाले जो एक्सरसाइज है उसमें आप जानेंगे कि कितने कितने कंचे। अभी हम आपको सिर्फ एक काम करना है ना, इसमें सिर्फ आपको यह करना है कि उसका द्विघात समीकरण बना करके छोड़ देना है। चलो समझते हैं, कंचा तो समझते हैं आप, हाँ सर बचपन में तो खूब खेले हैं, मम्मी से पिटाई भी हुई है, हाँ बिल्कुल हुई होगी। चलो समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बना सकते हैं। बच्चों 2 लड़की है, ध्यान देना, एक है जॉन एक है जीवंती। एक है भाई साहब हमारे जॉन, दूसरी है हमारी जीवंती भाई साहब, सॉरी हाँ ऐसे, है ना। दोनों के पास मिला करके कितने कंचे हैं, तो दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं। बच्चों यदि मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि जॉन के पास यदि 45 में से 20 कंचे इसके पास होगा, तो क्या आप ये नहीं बता सकते हो कि जीवंती के पास कितना होगा? बोलो समझा, फिर से समझते हैं। यदि 45 कंचे दोनों के पास मिला के हुए
और इसके पास केवल 20 है तो दूसरे के पास कितना होगा? सर इसमें से इसको घटाओ ना सर, पता चल जाएगा ना। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि इसके पास 25 बच्चे होंगे और 25 और 20 मिला दो तो 45 बन जाता है। बच्चों एक चीज आप गौर किए होंगे कि ये जो दूसरा वैल्यू होता है वो बनता कैसे है? इसमें से इसको माइनस करके, मतलब 45 में से यदि हम फर्स्ट वाले को माइनस कर दें तो जो सेकेंड वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाता है, वो हमें पता चल जाता है। नहीं, इस तरीके से। तो उसी तरह से यदि मैं आपसे ऐसा पूछूं, चलो हल कैसे करें, तो लिखते हैं माना जॉन के पास कंचों की संख्या ये मान लेते हैं x। तो आप क्या बता सकते हैं? क्या आप अब तक इतना समझ पाए हो कि जीवंती के पास कितना हो जाएगा? बच्चों अभी हमने आपको सिखाया कि दोनों के पास मिला के 45 है, एक के पास 20 है, तो दूसरा निकालने के लिए इसमें आपस में घटा देते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि जॉन के पास यदि x है तो दूसरा का जानने के लिए क्या हम 45 में से इसको घटा नहीं सकते? बोलो, समझ में आया? बिल्कुल आया सर। तो यदि इसके पास x है तो इसके पास नहीं हो जाएगा 45 माइनस x, ऐसा हो जाएगा, है ना। चलो प्रश्न से, अब हमारा प्रश्न हमसे कुछ कहेगा। क्या कहेगा? देखो प्रश्न हमसे कहता है कि यदि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, ठीक है ना, तो उनके जो गुणनफल है, गुणनफल वो 124 होता है। मतलब एक है x, कौन है? ये है जॉन के पास टोटल कंचों की संख्या, ये है जीवंती के पास टोटल कंचों की संख्या। दोनों ने क्या किए? दोनों ने एक गड़बड़ी कर दी, इसने भी 5 खो दिए और इसने भी 5 खो दिए। अब जो संख्या बनी है इसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब ही होता है दोनों का गुना। यदि ये आपस में हम गुना कर रहे हैं तो इसका जो गुना होगा बच्चों ये आता है 124। कितना आता है? 124। यदि आपको ये समझ में आ गया हो, यदि आपको ये लाइन समझ आ गया हो तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से बनने वाला है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या होगा? देखो x माइनस 5 तो ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? यहां होने वाला है 45 में से 5 माइनस कर दो तो बचेगा 40 माइनस x और इज इक्वल टू 124। कुछ नहीं करना, आपको द्विघात समीकरण ला करके व्यंजक बना के छोड़ देना है। बाकी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे इसके अगले एक्सरसाइज में कि हम इसका वैल्यू कैसे निकालें। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण तैयार करने हैं। देखिए आप ऐसे समीकरणों को गुना करने जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक जो है वो दोनों से जाके मिलेगा, एक दोनों से जाके मिलेगा, एक दोनों से जाके मिलेगा, फिर क्या होगा? दूसरा दोनों से जाके मिलेगा, दूसरा दोनों से जाके मिलेगा। तो पहले एक को इसके पास ले आओ तो 40x हो जाता है, फिर इसको यहां ले जाओ तो माइनस, यहां प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस x मिलेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? अब ये करेंगे कि दूसरे वाले भाई साहब को यहां ले आएंगे तो प्लस माइनस माइनस 5, इसको दोनों आपस में गुना कर दो तो 200 आ जाएगा, माइनस माइनस ये वापस यहां जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 को x से गुना कर देंगे तो 5x, और इधर क्या आया? तो 124 आया। बस हल करने हैं आपको। देखिए हल कैसे करेंगे? देखो द्विघात समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाला पार्ट को शुरुआत में लिख देना है, लेकिन ये माइनस में तो यहाँ माइनस में लिख दो। अब एक्स वाला टर्म यहाँ है, एक यहाँ है, तो 40 ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 40 और 5 हो जाएगा आपका 45x। अब जो बिना एक्स वाला पार्ट है उसे एक तरफ करते हैं, तो माइनस 200 बच्चों ऐसे सोचो, माइनस 200 और ये प्लस का इधर आएगा, माइनस में 124 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा उधर। यहाँ क्या बचा? माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस में ये हो जाएगा आपका 324, है ना, इसके बराबर में 0। अब शुरुआत में माइनस है तो थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, इसका फॉर्मेट अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब क्या करते हैं? माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस बन जाएगा माइनस। जब भी माइनस कॉमन निकालोगे, तो अंदर के ये सारे साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस में 45x, चूंकि माइनस कॉमन निकाला है तो ये माइनस बन जाएगा प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच सकते हैं ये माइनस जो गुना हुआ है ये नीचे आ जाएगा, इसके पास ये भागे में आ जाएगा ऐसे। माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे -1 भी हम सोच सकते हैं, नहीं माइनस निकालो या -1 निकालो, ये -1 जब इससे नीचे में गुना में आ जाएगा तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा ना, ये ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो आपके सामने आया है, क्या आपको ये एक द्विघात समीकरण नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब हम ऐसे लैंग्वेज के प्रश्नों को भी हम द्विघात समीकरण का रूप दे सकते हैं। आपको इस एक्सरसाइज में बस इतना ही पढ़ना है कि द्विघात समीकरण आइडेंटिफाई करो,
द्विघात समीकरण को बनाओ, सीखो, फिर अगले एक्सरसाइज में उसे तोड़ना सीखेंगे, उसके मूल निकालने के लिए सीखें। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके एग्जाम्पल में, उसको भी देख लेते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने में से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण। देखिए अब थोड़ा सा रूल समझ लो। एक फैक्ट्री है गजब वाली, नहीं ये फैक्ट्री थोड़ी सी गजब है। कैसे गजब है सर? देखो ये क्या करती है कि वो क्या करती है, कुछ खिलौनों को बनाती है। और ये जो खिलौने बना रहे हैं, मान लो ये टॉयज बना रहे हैं, है ना, ये जो टॉयज बना रहे हैं वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे तय करते हैं जानते हो आप? ये एक खिलौने बना रहे हैं, तो ये जो एक खिलौने का जो मूल्य है, मान लो कि किसी दिन में टोटल 100 खिलौने बने। कितने खिलौने बने? 100 खिलौने बने सर। तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कैसे निर्धारित किया जाता है? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा करके। नहीं समझ में आया क्या? जैसे कि 100 थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। मान लेते हैं कि एक दिन में उसने 20 खिलौने बनाए। कितने खिलौने बनाए? 20 खिलौने बनाए। तो जो उसका मूल्य निर्धारण होगा, इसका जो प्राइस निर्धारण होगा हर एक खिलौने का, ये कैसे होगा? 55 में से जो उस दिन निर्माण किया गया कुल खिलौने हैं उसको घटा करके जो भी आएगा ना, ये एक खिलौने का दाम हो जाएगा। ऐसे ऐसे मूल्य निर्धारित करता है। बताओ यार ये क्या तरीका है? लेकिन यही है सर, है ना। जितना उसने बनाया, जितना उसने खिलौना बनाया, उसका दाम कैसे निर्धारित करता है? 55 में से जितना बनाया उसको माइनस करके जो बचा उसके हिसाब से वो मूल्य निर्धारित करता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया। अब बनाएंगे कैसे? चलो बनाते हैं। माना क्या लिखना होगा? माना कुल निर्मित खिलौने। मान लेते हैं कि कुल निर्मित खिलौने कितने हैं? कुल निर्मित खिलौने ये कितने हैं बच्चों? तो ये है x, है ना। तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये तय कैसे होता है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये तय कैसे होता है? अभी आपको सिखाया कि 55 में से जितना बनता है उसको माइनस करके उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। समझ में आ गया? अब आप सोचो कि यदि एक दिन में 20 खिलौने बन रहे हैं और हर एक खिलौने का दाम 35 रुपया है, तो टोटल लागत कितना हो जाएगा? बताओ टोटल कितना पैसा लग जाएगा? तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो सर 700 रुपया जो है ना, ये आपका लागत आ जाता है। तो टोटल खिलौने के को उसके मूल्य के साथ यदि गुना कर दिया जाए तो टोटल लागत का पता चल जाता है ना। बोलो यस सर, बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों आपने भी बिल्कुल सही समझा। तो चलो बनाते हैं प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि जो लागत आ रहा है ना, वो लागत कैसे आएगा सर? इन दोनों को आपस में गुना करके, मतलब x को गुना कर दो 55 माइनस x से, तो उसके लागत के बराबर आ जाएगा। बोलो समझ आ गया ना? इक्वेशन बनाना ही तो पहलवानी है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो गुना कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको पहले लिख ले क्योंकि मानक रूप हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। माइनस एक्स स्क्वायर ये बीच में आएगा, प्लस में 55x ये उधर से इधर आएगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। माइनस 0 में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और माइनस का प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके सामने आया है ये व्यंजक बन गया है द्विघात समीकरण। क्या बन गया बच्चों? तो द्विघात समीकरण हमने अच्छे से बना लिया। बोलो समझ में आया? बहुत अच्छे से बड़े मजेदार तरीके से आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज समझ आ गया होगा। चलिए तो बच्चों आज हम लोग रखते हैं इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के इस लेक्चर को। और हम लोग अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में जो है वो हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे बड़े मजेदार तरीके से, और ऐसे ही हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से खत्म हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, यदि आप इससे कुछ सीखे होंगे, कुछ फायदा हुआ होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।